प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। आधुनिक भारत, सुमित सरकार की प्रसिद्ध पुस्तक आधुनिक भारत बहुत ही अच्छी किताब है, जिसके फैक्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। पार्ट 2, विदेश नीति। ब्रिटिश भारतीय विदेश नीति में जहाँ कर्जन के पूर्व लिटन के मुखर साम्राज्यवाद का स्वर नहीं सुनाई पड़ता, वहीं 1860 के वर्षों की अप्रतिम निष्क्रियता के दिनों की अपेक्षा कुल मिलाकर अधिक आक्रामक दृष्टिकोण ही देखे जाते रहे। यह बात तब तक अधिक समझ में आती है जब उसे अफगानिस्तान की ओर बढ़ते हुए रूस, हिंद चीन पर पर्शिया और फ्रांस के बढ़ते हुए प्रभाव एवं तीव्र होती साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता के संदर्भ में देखा जाए। विरोध पक्ष के लिबरलों ने लिटन के अफगानी दुस्साहस की कड़ी निंदा की थी, किंतु रिपन की नीति भी अंततः इसे नितांत भिन्न नहीं थी। अफगानिस्तान के विभाजन की योजना त्याग दी गई थी। साथ ही काबुल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखने पर भी अब जोर नहीं दिया जा रहा था। किंतु अब्दुल रहमान जिसे अंततः लिटन ने चुना को अमीर बना रहने दिया गया था और एक रकम लेकर विदेश नीति पर उसका नियंत्रण बना रहने दिया गया था, जबकि ब्रिटिश सरकार ने पिशन एवं सीबी के क्षेत्र अपने पास ही रखे और 1887 में उन्हें ब्रिटिश बलूचिस्तान बना दिया। 1887 में ब्रिटिश बलूचिस्तान बना दिया। डफरिन के समय में रूस ने अफगानिस्तान की सीमावर्ती पंजदह चौकी पर कब्जा कर लिया, जिससे अत्यंत तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। किंतु अंत में इस मामले को डेनमार्क के राजा के पास मध्यस्थता के लिए ले जाया गया। जुलाई 1887 में अफगान सीमा से संबंधित एक समझौता हुआ। फिर भी 1887 से लेकर 1892 की अवधि में, जब सैन्यवादी लॉर्ड रॉबर्ट्स कमांडर इन चीफ था, उत्तर पश्चिमी सीमा के संबंध में एक अग्रगामी नीति अपनाई गई। इसके फलस्वरूप कबालियों के विरुद्ध इनके खर्चीले अभियान किए गए। महत्वपूर्ण स्थानों पर रेल मार्गों का निर्माण कराया गया। 1893 में ड्यूरेंट समझौता किया गया, जिसके अनुसार भारत अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची गई। 1893 में ड्यूरेंट समझौता लागू किया गया, जिसके अनुसार भारत अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची गई और उदारवादियों की नैतिक संशय के बावजूद चित्राल का अधिग्रहण कर लिया गया। हालांकि चित्राल को अंततः ब्रिटिश शासन में ही रखा गया। डफरिन के प्रशासनिक काल की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी काल में ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार हुआ। दोस्तों, आईएएस की तैयारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी। आगे कंटिन्यू। यह था जनवरी 1887 में ऊपरी बर्मा का ब्रिटिश भारत में विलय। कुछ एक राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कारणों से ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों को बर्मा भेजने का निर्णय किया गया। अंग्रेजों को इस बात की आशंका थी कि पड़ोसी हिंद चीन से फ्रांसीसी अपना प्रभाव बर्मा तक फैला सकते थे। यह आशंका विशेष रूप से उस समय बढ़ी जब जनवरी 1885 में राजा थीबो, जो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं 5 बार रिपीट करता हूँ। राजा थीबो ने एक व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर किया और जुलाई में एक फ्रांसीसी कंपनी के साथ रेल समझौता किया। रंगून में स्थित ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इस अधिग्रहण के लिए उत्सुक था, विशेषतः तब से जबकि राजा थीबो ने अगस्त 1885 में इमारती लकड़ी का व्यापार करने वाली एक ब्रिटिश कंपनी को धोखाधड़ी के लिए भारी जुर्माना भरने का दंड दिया। रेडोल्फ चर्चिल ने डफरिन को आश्वस्त किया था कि इंग्लैंड के व्यापारिक हित, विशेषतः मैनचेस्टर, भी इस अधिग्रहण का हार्दिक समर्थन करेंगे। ऊपरी बर्मा अपने आप में लुभावना तो था ही, इसका महत्व इस कारण से और बढ़ गया था कि यह यूनान और दक्षिण पश्चिमी चीन का संभावित प्रवेश द्वार भी था। सेल्सबरी मंत्रिमंडल ने बड़े उत्साह पूर्वक डफरिन का समर्थन किया था। ग्लैडस्टोन मंत्रिमंडल, जिसके काल में इस अधिग्रहण को औपचारिक रूप दिया गया था, थोड़े नैतिक संशय में पड़ा था, किंतु फिर भी बड़ी अनिच्छा से इसके लिए सहमत हो गया। यही वह अंतर था जो इस काल में टोरियों और लिबरलों के अंतर को दर्शाता था। शक्तिहीन मांडले सरकार तो लगभग बिना कोई प्रतिरोध
कि ये धराशायी हो गई, किंतु जनवादी छापामार प्रतिरोध का शमन करने में ब्रिटिश सरकार को 5 साल और 40,000 सैनिक लगाने पड़े। सेना। इस प्रकार के अभियानों का अर्थ था सेना पर अधिक व्यय। इसमें देश के बाहर भारतीय सेनाओं की नियुक्ति भी जोड़ी जानी चाहिए, जिसका भार मुख्य रूप से भारत के राजकोष को ही उठाना पड़ता था। रिपन के विरोध के बावजूद ग्लैडस्टोन ने 1882 में मिस्र में, 1885 से 86 और फिर 1886 में मेहदी आंदोलन के विरुद्ध सूडान में और 1900 में चीन में बॉक्सरों के विरुद्ध भारतीय सेना को तैनात किया। पंजदा युद्ध का हवा दिखाकर भारतीय सेना में 30,000 सैनिकों की वृद्धि की गई। 1888 से 82 में भारत सरकार के बजट का 49.9% सैन्य व्यवस्था पर खर्च हुआ। 10 वर्ष पश्चात यह रकम बढ़कर बजट का 45.4% हो गया। 1904-05 तक करजन के समय में यह बढ़कर 51.9% हो गया। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार की सैन्य नीति औपनिवेशिक शासन के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अंग्रेजों के मन में 1857 की क्रांति की याद अभी मिटी नहीं थी। दिसंबर 1888 में डफरिन ने कहा था, अंग्रेजों को यह पाठ सदैव याद रखना चाहिए जो उन्होंने 30 साल पहले बड़े भयावह अनुभवों से सीखा था। 1859 और 1889 के आयोगों ने इस बात पर बल दिया कि सेना में 1/3 गोरे हैं। 1857 के पूर्व इनकी संख्या 14% थी और तोपखाने पर कड़ाई के साथ केवल यूरोपियों का एकाधिकार रहा। 1900 तक भारतीयों को दी जाने वाली राइफलें भी घटिया दर्जे की होती थी। ऐसी नीति, जिसे सर जॉन स्ट्रेची पूर्ण अलगाव की नीति कहते थे, अपनाई जाए ताकि जाति, धर्म, वर्ण अथवा स्थानीय सहानुभूति के आधार पर किसी भी प्रकार की सामुदायिक भावना की खतरनाक अस्मिता को पनपने से रोका जा सके। वास्तव में वुड ने 1862 में फूट डालो और राज करो के सिद्धांत का वर्णन बड़े स्पष्ट शब्दों में किया। मैं विभिन्न रेजिमेंटों में भिन्नता एवं प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना चाहता हूं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सिख हिंदुओं पर और गोरखा सिखों और हिंदुओं दोनों पर बिना झिझक गोली चला सके। 1879 के सैन्य आयोग ने इस बात को पुनः दोहराया। एक पर्याप्त यूरोपीय सेना के शानदार संतुलन के बाद आती है देसी के विरुद्ध देसी का संतुलन। हीरा लाल सिंह, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। लॉर्ड रॉबर्ट्स ने 1880 के दशक के अंतिम वर्षों में लड़ाकू जातियों की विचारधारा को बदल दिया, जिसके अनुसार कतिपय विशिष्ट जातियां ही अच्छे सिपाही पैदा कर सकती हैं। इसका प्रयोग सेना में मुख्य रूप से सिखों एवं गोरखों की भर्ती का औचित्य सिद्ध करने के लिए किया गया। सिख और गोरखा अपेक्षाकृत सीमांत धार्मिक एवं प्रजाति समूहों के अंतर्गत आते थे और उन पर राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ने की कम आशंका थी। प्रजातीय समता अथवा कमान के भारतीयकरण का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। 1895 वेतन में थोड़ी वृद्धि होने के पश्चात भी भारतीय सेना का पैदल सिपाही 9 रुपये महीना वेतन पाता था, जबकि अंग्रेज सिपाही को 24 रुपये महीना वेतन के साथ अनेक प्रकार के भत्ते भी मिलते थे। कहीं 1926 में जाकर ही सेंटहर्स्ट समिति ने 1992 में 50% अधिकारी श्रेणी के भारतीयकरण की बात सोची। मेरे दोस्तों, इस फैक्ट को बार बार पढ़ें, सुने। अगर आप सुनते हैं, धीरे धीरे सुने, बहुत ही यूज़फुल है सुनील सरकार की किताब। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।